जय हिंद। आज मैं फिर से साइंस का क्वेश्चन लाया हूँ जो एग्जाम में पूछा गया है। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पूछा जा रहा है कि एक बिलियन है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का एक मिश्रण डैश डैश उदाहरण मिश्रण होता है। तो एक बिलियन है दो या दो से अधिक पदार्थों का जिसमें मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। एक बिलियन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, उसी को हम लोग बिलियन बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी करेक्ट होगा, पहला का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दूसरा नंबर देखिएगा, पूछा जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? तो याद रखना, पानी में शर्करा, पानी में शर्करा जो होता है समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके अलावा यहाँ पे पूछा जाएगा, पानी में नमक का मिश्रण भी होता है, एक समांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाता है। पानी में नमक का मिश्रण समांगी मिश्रण, पानी में शर्करा का मिश्रण एक समांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और समांगी मिश्रण को ही दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है, ये बात याद रखना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर यहाँ से पूछा जा रहा है कि एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। तो एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो याद रखना, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है। याद रखना, राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और रेगिस्तानों में मृत मरीचिका जो होता है, मृग मरीचिका, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है, ये भी याद रखना, जिसे हम लोग प्रकाश के अपवर्तन भी बोल देते हैं। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर देखिएगा, पूछा जा रहा है कि पानी से भरी किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो पानी से भारी बर्तन में एक पड़ा हुआ सिक्का जो होता है किस कारण से थोड़ा अपनी वास्तविक स्थान से उठा हुआ प्रतीत होता है। तो याद रखना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है पानी में रखी सिक्का अपने वास्तविक स्थान से उठा हुआ प्रतीत होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी में रखी हुई जो छड़ी होती है तिरछी किसके कारण दिखाई पड़ती है? हल्का तिरछा, तेज प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई पड़ता है, ये बात याद रखना। और पानी में जो मछली होता है, समुद्र में जो मछली होता है वो अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, बात याद रखना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर पूछा जा रहा है कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो देखिए, जब भी रंग से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड बात पूछा जाएगा तो यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन मारिएगा, ऑप्शन राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जाए किस कारण से आकाश नीला दिखाई पड़ता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश जो होता है नीला दिखाई पड़ता है, ये बात याद रखना। और उसके अलावा पूछा जाता है कि किस कारण से समुद्र का रंग जो होता है नीला दिखाई पड़ता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई पड़ता है, बात याद रखना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है छठा नंबर, और वहाँ पे और भी पूछा जाता है कि बादल सफेद क्यों दिखाई देते हैं। तब बादल जो सफेद दिखाई देते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही बादल सफेद दिखाई देते हैं, ये भी याद रखना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा नंबर कि इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो देखिए, इंद्रधनुष जो होता है इंद्रधनुष फ्रिज में से जब सूर्य के प्रकाश को गुजारा जाता है, तो फ्रिज में जब सूर्य के प्रकाश को फ्रिज से गुजारा जाता है तो सूर्य का प्रकाश जो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। उसमें किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो याद रखना, बैगनी रंग का। बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। और इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष, ये याद रखना। जब वर्षा होती है और वहां पे वर्षा के असंख्य बूंदे वायुमंडल में लटक जाते हैं, तो जब सूर्य का प्रकाश उससे होकर गुजरती है ना, तो वर्षा के असंख्य बूंदे प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देती है, इसी कारण से इंद्रधनुष बनती है, ये बात याद रखना। अगर सूर्य पूर्व दिशा में है तो उसका जो होगा अगर सूर्य पूर्व दिशा में है तो उसका इंद्रधनुष जो होगा पश्चिम दिशा में दिखाई देगा। एक दूसरे के विपरीत दिशा में बनते हैं इंद्रधनुष, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 7वां नंबर कि निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। तो देखिए, सूर्य अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना, ये वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है। यहाँ पे पूछा जा रहा है वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन सही है कि ये परिणाम है वायुमंडलीय अपवर्तन का। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सूर्य या सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ये भी सही है। रात के समय में तारों का टिमटिमाना, ये भी सही है। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई दिखाना, ये गलत है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होता है। तो ये राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सॉरी दोस्तों, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। प्रकाश के रात के समय में तारों का टिमटिमाना प्रकाश के
तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी करेक्ट ऑप्शन, कि सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर दिखाई देना ये वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं होगा। राइट ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां नंबर पूछा जा रहा है कि फ्रिज में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। तो फ्रिज में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिएगा कि समानता गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो समानता गुब्बारे में देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी भरी जाती है और हीलियम गैस भी भरी जाती है। ऐसा इसलिए भरी जाती है कि हाइड्रोजन और हीलियम ऐसी गैस है जो वायु से हल्की होती है। याद रखना, वायु से हल्की होती है, इसी कारण से गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भी भरी जाती है। याद रखना, राइट ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भरी जाती है गुब्बारे में। समानता जो साधारण गुब्बारे हो तो इसमें हाइड्रोजन भरी जाती है, लेकिन जो महंगे टाइप के गुब्बारे हैं तो उसमें हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि हीलियम गैस जो होते हैं वो महंगे होते हैं, इसी कारण से हीलियम गैस भरे जाते हैं। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10वां नंबर पूछा जा रहा है कि वायु के भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता अधिक दी जाती है, क्योंकि वह, यहाँ पे क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं कि वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता दी जाती है, क्योंकि याद रखना कि वायु के साथ विस्फोट विस्फोट मिश्रण नहीं बनाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कि वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाता है हाइड्रोजन, इसी कारण से हीलियम से हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता दी जाती है। तो राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि निम्न में अश्रु गैस की तरह काम लेता है। तो अश्रु गैस की तरह कौन सी गैस जो होता है काम लेती है? तो याद रखना NH3 अमोनिया गैस जो है अश्रु गैस की तरह काम में लेता है। और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा जा रहा है। 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो निम्नलिखित में कौन सा धातु जो है सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो याद रखना यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है सामान्य ताप पर अधातु है। ब्रोमीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। राइट ऑप्शन बी होगा करेक्ट ब्रोमीन। अगर यहाँ पे अधातु है ब्रोमीन। अगर पारा का बात करता है, यहाँ पे धातु का बात करता है तो पारा हो जाता है। तो राइट ऑप्शन 12 का बी होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर पूछा जा रहा है कि गोताखोर के सांस लेने से संबंधित क्रिया में उपयोगी जाने वाली गैस है। तो गोताखोरों को सांस लेने से संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो याद रखना, गोताखोर को ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग करते हैं। किसकी? ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग करते हैं गोताखोर सांस लेने वाली गैस के रूप में। तो राइट ऑप्शन बी होगा 13 का। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कि वह हैलोजन जिसका उपयोग पिनहारी की तरह किया जाता है। तो वह कौन सा हैलोजन है? देखिए, वर्ग 17 के तत्वों का हैलोजन का परिवर्तन कहा जाता है, जिसमें क्लोरीन आता है, फ्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है और एसेटिटीन आता है। ये सब हैलोजन परिवार का तत्व है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि वह हैलोजन कौन है इसमें जो पिनहारी की तरह उपयोग में लाया जाता है? तो याद रखना, आयोडीन का उपयोग जो होता है पिनहारी की तरह उपयोग में लाया जाता है। राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा आयोडीन को। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ये बात याद रखना। इसी कारण से इसका पिनहारी के रूप में उपयोग किया जाता है। अगर हम आयोडीन के सामान्य से अधिक सेवन करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, इसे ठीक करने के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिशत के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए, प्रतिशत के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा पाई जाने वाली गैस जो है नाइट्रोजन है। याद रखना, नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% पाया जाता है। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। और ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में 21%। ये वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है भार के हिसाब से। अगर लेकिन आयतन के हिसाब से पूछा जाएगा तो 23% बताना है यहाँ पे। भार के हिसाब से वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना? 21%। और आयतन के हिसाब से कितना? 23%। और याद रखना, और ऑक्सीजन का खोज जो किया था किसने किया था? तो जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन का खोज किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन से देखिएगा, पूछा जा रहा है कि वायु का मुख्य संगठक है। तो वायु का मुख्य संगठक जो है याद रखना नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78 से 79% तक पाया जाता है। कितना? 78 से 79% तक पाया जाता है। ये बात याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा है 17 नंबर की अम्लीय वर्षा के कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा जो होता है किसके कारण होती है, तो याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस जो आपस में क्रिया करती है, इसी कारण से जो होता है अम्लीय वर्षा की वर्षा होती है, बात याद रखना। राइट ऑप्शन ये होगा 17 का। उसके बाद यहाँ से देखिएगा 18 नंबर पूछा जा रहा है किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। तो देखिएगा स्टोन कैंसर किस कारण से होता है, ये अब बात याद रखना। ये अम्लीय वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है, ये बात याद रखना। स्टोन कैंसर किसके कारण होती है, तो अम्लीय वर्षा के कारण हो जाती है स्टोन कैंसर। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछा जा रहा है कि वायु में, या फिर 19 नंबर है कि वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है। तो वायु में ऑक्सीजन लगभग 21% पाया जाता है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो रबड़ को जो है हम सल्फर के साथ उसको गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया जो कहते हैं उसको वल्कनीकरण कहते हैं। याद रखना किसकी क्या क्या कहते हैं, तो वल्कनीकरण करते हैं। और रबड़ को शुद्ध करने के लिए याद रखना हम गंधक तथा तेजाब का उपयोग करके रबड़ को हम वल्कनीकरण करते हैं। तो याद रखना, तो रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। रबड़ दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल रबड़, एक आर्टिफिशियल रबड़ होते हैं, बात याद रखना। और प्राकृतिक रबड़ का बहुलक जो है आइसोप्रीन है, ये बात याद रखना। 21 नंबर पूछा जा रहा है यहाँ पे कि मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। तो मनुष्य ने सबसे पहले पृथ्वी पर तांबा धातु का प्रयोग किया था, बात याद रखना। और कब किया था, तो याद रखना ताम्र पाषाण काल में। याद रखना ताम्र पाषाण काल में मनुष्य ने ताम्र पाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले पृथ्वी पर तांबा धातु का प्रयोग किया था। और ये भी बात याद रखना कि ताम्र पाषाण काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबा के हथियारों का उपयोग भी करने के लिए सीख गए थे। और ये ताम्र पाषाण काल जो है किस काल का भाग है, तो याद रखना प्राग ऐतिहासिक काल का भाग है। ताम्र पूरा याद रखना पूरे पाषाण काल का पूर्व पाषाण काल का भाग है। पूर्व पाषाण काल का जो भाग है ताम्र पाषाण काल और पाषाण काल है, ये बात याद रखना। ताम्र पाषाण काल पूरा पाषाण काल है, ये सब पढ़े होंगे। और यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य ने सबसे पहले पृथ्वी पर किस जानवर को पाले थे, तो कुत्ता को पाले थे। किस पालतू जानवर को पाले थे, तो कुत्ता पालतू जानवर को पाले थे। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य ने सबसे पहले पृथ्वी पर एक जौ और गेहूं की खेती की थी। याद रखना मनुष्य ने सबसे पहले पृथ्वी पर जौ और गेहूं की खेती की थी, ये भी याद रखना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 21 नंबर की वायुयान के टायरों में भरने में निम्न कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वायुयान के टायरों में वो कौन सी गैस भरी जाती है, तो याद रखना वायुमंडल में कौन सी वायुमंडल के टायरों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है वायुमंडल के टायरों में भरने के लिए, राइट ऑप्शन बी होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, पहला नंबर है कि सूर्य अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देता है, क्यों। तो जब सूर्य अस्त होता है तो आप लोग शाम के समय में या सुबह के समय में देखे होंगे, जब सूर्य उगता है और जब सूर्य डूबता है तो उस समय जो होता है सूर्य रक्तभास प्रतीत होता है। ये किसके कारण होता है, तो याद रखना ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है। रंग से रिलेटेड जब भी बात आएगा तो बात याद रखना, एक दिमाग में या मन में याद रखना कि कारण रिलेटेड जब भी बात आएगा तो वहाँ पे प्रकाश के प्रकीर्णन ही आंख मूंद के मार देना है ऑप्शन में, ये बात याद रखना। तो राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य दो होता है अपने 2 मिनट सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कुछ समय पहले ही दिखाई देने लगता है, किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय 4 मिनट का समय बढ़ जाता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण भी ये भी होता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर पूछा जा रहा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे अधिक अपवर्तित रंग होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे अधिक अपवर्तित रंग होता है लाल रंग होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य याद रखना, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है 620 से 720 तक होता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, राइट ऑप्शन एक करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से पूछा जाएगा, तीसरा नंबर पूछा जा रहा है यहाँ पे कि समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों। तो याद रखना समुद्र जो नीला प्रतीत होता है जल के
जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है समुद्री नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए कलर रिलेटेड से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश के प्रकीर्णन से, तो आप लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा, मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि वाहनों में प्रयुक्त होने वाला पीछे देखने वाला दर्पण निम्न में होता है। तो वाहनों में जो प्रयुक्त होता है पीछे देखने के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण को वाहनों को साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रीट लाइट जो है, स्ट्रीट लाइट याद रखना, स्ट्रीट लाइट स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। और यहाँ से लालटेन में याद रखना, लालटेन लालटेन तो आप लोग जानते होंगे, लालटेन जो है, लालटेन में भी उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, ये भी बात याद रखना। उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो अपने वास्तु सीधा प्रतिबिंब बनाता है और अपने वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसी कारण से बड़े बड़े वस्तुओं को भी अपने अंदर देख लेती है। इसी कारण से इसको उपयोग वाहनों को साइड मिरर के रूप में किया जाता है उत्तल दर्पण का। उसके बाद यहाँ पर पांचवा नंबर के आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पे याद रखना नीले प्रकाश के प्रकीर्णन से सबसे अधिक होता है, इसी कारण से आकाश जो होता है नीले दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नीले प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा नंबर पूछा जा रहा है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है, क्योंकि खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो याद रखना है यहाँ पे इसीलिए किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा पूछा जा रहा है खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसी कारण से खतरों के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग एक ऐसा रंग है जो कोहरे में भी अपना रंग दिखा देता है, इसका प्रकीर्णन कम होने के कारण ही इसका उपयोग लाल रंग के खतरों के संकेतों में किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे सातवां नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो याद रखना प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है इसके आवृत्ति से इसका निर्धारण होता है प्रकाश का रंग, तो यहाँ पे याद रखना आवृत्ति या तीव्रता से, आवृत्ति या तीव्रता से प्रकाश का रंग निर्धारण होता है। यहाँ पे आयाम भी सबसे राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आयाम से हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आवृत्ति नहीं रहेगा तो यहाँ पे आयाम को मार देना है ऑप्शन, तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है आयाम से। और प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है याद रखना सूर्य का प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है वो सतत होता है, ये भी बात याद रखना सतत होता है सूर्य प्रकाश का रंग। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आठवां नंबर देखिएगा पूछा रहा है कि निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगधारी है, तो लंबा तरंगधारी लाल रंग का होता है, राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लाल रंग का तरंगधारी सबसे अधिक या लंबा होता है, राइट ऑप्शन डी होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 9 नंबर कि सबसे कम तरंगधारी वाला प्रकाश होता है, तो सबसे कम तरंगधारी वाला प्रकाश बैंगनी रंग होता है, याद रखना जिसका तरंगधारी 420 से 440 तक होता है, याद रखना 420 से 440 तक होता है बैंगनी रंग का तरंगधारी, राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 10वां नंबर कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का जो प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष सॉरी दोस्तों, निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो निकट दृष्टि को दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और जरा दृष्टि को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल देखिए निकट कितने अक्षर का है, तो 3 का अक्षर का है, तो 3 से 4 याद रखना है। दूर कितने अक्षर का, 2 अक्षर का है, तो 2 से 3 याद रखना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन दंसवा का होगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश तंतु जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये सिद्धांत पर एक कार्य करता है प्रकाश तंतु, तो राइट ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है 12 नंबर कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है, तो वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण धूल कण है, याद रखना धूल कण जो है इसके कारण ही प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जब सूर्य का प्रकाश सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो प्रकाश के कुछ भाग जो है धूल कण को शोषित कर उसे चारों ओर बिखेर देते हैं, इसी कारण से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे अधिक प्रकीर्णित होने वाला रंग जो है नीला रंग होता है, इसी कारण के सूर्य के आकाश जो होता है नीला दिखाई पड़ता है और दोपहर में सबज दिखाई पड़ता है। 13 नंबर क्वेश्चन की प्रकाश की विकिरण की प्राकृतिक होती है, तो प्रकाश की विकिरण की प्राकृतिक तरंग एवं कण दोनों को समान होती है, याद रखना प्रकाश विकिरण की प्राकृतिक होती है, तरंग एवं कण दोनों को समान होती है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। और देखिए प्रकाश कण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, याद रखना प्रकाश कण का सिद्धांत न्यूटन ने कब दिया था, 1678 में दिया था, और तरंग सिद्धांत
तरंग का सिद्धांत 1775 में हाइगेंस ने दिया था। तरंग सिद्धांत हाइजेन या हाइगेंस ने दिया था। हाइगेंस के अनुसार जो प्रकाश का तरंग जो होती है अनुदैर्ध्य होती है बताते थे, लेकिन वास्तव में प्रकाश की तरंग जो होती है अनुप्रस्थ होती है, जो गलत बताए थे। उसके बाद फ्रेल ने बताया था कि प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ होती है। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि, याद रखना, प्रकाश अपने चारों ओर प्रकाश जो है छोटों कणों से बना होता है, इसी कारण से सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। राइट ऑप्शन ये करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो याद रखना प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखना। उसके बाद जो होता है ये किलोमीटर में पूछेगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो जय हिंद दोस्त, आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।